हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज आपको हम बताएंगे पदार्थों में अवस्था परिवर्तन। हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं कि पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं: ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ और गैस पदार्थ। तो ठोस, द्रव और गैस पदार्थ की तीन अवस्थाएं पाई जाती हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पदार्थ की अवस्था को कैसे परिवर्तित करते हैं या परिवर्तित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। अवस्था परिवर्तन होता रहता है, जैसे ठोस द्रव में, द्रव गैस में, गैस द्रव में, गैस ठोस में इत्यादि अवस्था में परिवर्तन होता रहता है। तो उस हिसाब से हम आपको बताएंगे, कुछ इसमें परिभाषाएं हैं जो पदार्थ के अवस्था परिवर्तन से संबंधित हैं, जिस पर स्टूडेंट कभी ध्यान नहीं देता है और कभी कभी परीक्षाओं में आ जाता है तो उसके लिए वह प्रॉब्लम बन जाता है, वह उसका आंसर नहीं दे पाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे पदार्थ में अवस्था परिवर्तन। इसके पहले हम जान लें कि पदार्थ में जो अवस्था परिवर्तन होता है, हम यहाँ ध्यान देंगे कि अक्सर पदार्थ को, ठोस पदार्थ को जब गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो वह द्रव में परिवर्तित हो जाता है। और जब द्रव को हम हीट करते हैं तो वो गैस में परिवर्तित हो जाता है। अथवा गैस को हम ठंडा करते हैं, कोल्ड करते हैं, तो वह द्रव में परिवर्तित हो जाता है। और द्रव को जब हम ठंडा करते हैं, कोल्ड करते हैं, तो वह ठोस में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह से पदार्थ की अवस्था परिवर्तन की प्रक्रिया चलती है। लेकिन इस परिभाषा के, इस वीडियो के माध्यम से कुछ अदर परिभाषाएं हम आपको देंगे कि जो आपके जानकारी के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और आने वाले फ्यूचर में बहुत ही काम देगा ये। तो ये सामान्य तरीके से ठोस को जब गर्म करते हैं तो वह द्रव में परिवर्तित हो जाता है और द्रव को गर्म करते हैं तो गैस में परिवर्तित हो जाता है। जैसे एक उदाहरण है, बर्फ़ को हम हल्का सा गर्म करेंगे तो वह द्रव में परिवर्तित हो जाएगा और द्रव को जब हम थोड़ा सा उष्मा देंगे तो वह गैस में परिवर्तित हो जाएगा। उसी प्रकार गैस को अगर ठंडा हम करते हैं तो वह द्रव में परिवर्तित हो जाता है और द्रव को ठंडा करते हैं तो वह ठोस में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर ठोस लिखा गया है, लीजिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं, यह ठोस में परिवर्तित हो जाता है। तो आइए हम जानें कि ये जो पदार्थ के अवस्था परिवर्तन हैं और इसमें संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, इसको समझें और जानें। तो इसमें पहला आपका है, देख रहे हैं, गलनांक। अब गलनांक, किसी पदार्थ का गलनांक क्या होता है? सामान्य वायुमंडलीय दाब पर, सामान्य वायुमंडलीय दाब को हम एक, सामान्य दाब को हम एक वायुमंडल दाब मानते हैं, एक वायुमंडल दाब मानते हैं। सामान्य दाब को हम एक वायुमंडल दाब मानते हैं। तो यानी सामान्य वायुमंडलीय दाब पर अगर कोई ठोस पदार्थ जिस ताप पर द्रव में परिवर्तित हो जाता है उसे उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। फिर समझेंगे हम, अगर दाब को स्थिर रखा जाए, सामान्य रखा जाए, तो किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर जिस ताप पर वह द्रव में बदल जाता है उसे उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। या हम यूँ कह लें कि गलनांक की परिभाषा हम यूँ कह लें कि वायुमंडल के मानक दाब पर, तो वही सामान्य ताप और मानक दाब, एक मानक दाब यानी सामान्य दाब जिसको हम एक वायुमंडल मानते हैं, तो वायुमंडल के मानक दाब पर या समान वायुमंडलीय दाब पर जिस ताप पर
कोई ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है उसे उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम मोम को 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर दिए तो वो पिघल के द्रव में बदल गया, तो मोम का गलनांक 20 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो इसकी परिभाषा आप समझ गए होंगे कि आप ऐसे भी कर सकते हैं कि वायुमंडल दाब को स्थिर रख के अथवा सामान्य वायुमंडल दाब पर अथवा वायुमंडल के मानक दाब पर, कुछ भी कह लीजिए, या एक वायुमंडल दाब पर, यहाँ पर लिखा गया है एक वायुमंडल दाब पर, जो कह लेंगे सब सही है। तो हम देते हैं कि इसकी परिभाषा कि सामान्य वायुमंडलीय दाब पर जिस ताप पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है उस ताप को उस ठोस का गलनांक कहते हैं। ओके, अब दूसरा आते हैं हिमांक। आप हिम से सभी लोग परिचित होंगे। हिम मीन्स होता है बर्फ, यानी हिमांक का मतलब होता है जमना, बर्फ बन जाना, यानी जमना, फ्रीजिंग जिसको हम कहते हैं, फ्रीजिंग जिसको हम जमना कहते हैं, हिमांक कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हम कैसे देंगे? जिस सामान्य वायुमंडलीय दाब पर, यानी एक वायुमंडल दाब पर, सामान्य वायुमंडलीय दाब पर यदि कोई ठोस सामान्य वायुमंडलीय दाब पर यदि कोई द्रव जिस ताप पर ठोस में परिवर्तित हो जाता है उस ताप को उस द्रव का हिमांक कहते हैं। फिर सुन लीजिए, सामान्य वायुमंडलीय दाब पर जिस ताप पर कोई द्रव अगर ठोस में परिवर्तित हो जाता है उस ताप को उस द्रव का हिमांक कहते हैं। जैसे हम जल को H2O को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा करते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा करते हैं तो वो बर्फ़ बन जाता है, बर्फ़ बन जाता है। तो ये जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है वह बर्फ़ का द्रव का जल का हिमांक कहलाएगा। तो इस प्रकार इसकी परिभाषा कि सामान्य वायुमंडलीय दाब पर कोई द्रव जिस ताप पर ठोस में परिवर्तित हो जाता है उस ताप को उस द्रव का हिमांक कहते हैं। ओके, अब फिर तीसरा आएंगे हम क्वथनांक। क्वथन का मतलब होता है उबलना, खौलना। तो इसकी परिभाषा वायुमंडल को समान रख दिया जाए या स्थिर रख दिया जाए तो सामान्य वायुमंडलीय दाब पर कोई द्रव जिस ताप पर उबलने लगता है उस ताप को हम उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। फिर सुन लीजिए, सामान्य वायुमंडलीय दाब पर कोई द्रव जिस ताप पर उबलने लगता है यानी खौलने लगता है उस ताप को हम उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। और शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर शुद्ध जल है वह 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगेगा। मान लीजिए अगर जल के कलर का ही 2 पदार्थ दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें बताइए कि कौन द्रव है, कौन जल है और कौन दूसरा पदार्थ है, तो आप सीधा उपाय है कि इन दोनों को टेम्परेचर दीजिए और जब टेम्परेचर देंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर जो खौलने लगेगा, उबलने लगेगा, वह आपका जल होगा, शुद्ध जल होगा। और जो नहीं उबलेगा, उससे पहले उबल जाएगा तभी वह जल नहीं होगा, अगर उससे बाद में उबलेगा तभी वह शुद्ध जल नहीं होगा या जल नहीं होगा, अन्य पदार्थ होगा। क्योंकि यह एक गुण है जल का, शुद्ध जल का एक गुण है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वह उबलने लगता है, यानी शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उसे हम उसका क्वथनांक कहते हैं। ओके, अब अगली परिभाषा पर हम आएंगे, संघनन। संघनन का सबसे जीता जागता, सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण उदाहरण है ओस की बूंदें। यानी संघनन किसे कहते हैं?
जल वाष्प का द्रव में परिवर्तित होने की प्रक्रिया संघनन कहलाती है। फिर एक बार सुन लें संघनन की परिभाषा कि जल वाष्प का अथवा गैस का, किसी गैस का या किसी पदार्थ के वाष्प के, कुछ भी कह लीजिए, किसी पदार्थ के वाष्प के द्रव में परिवर्तित होने की प्रक्रिया संघनन कहलाती है। अथवा ऐसे कह लीजिए कि जल वाष्प को जल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया संघनन कहलाती है। और यह ओस की बूंदें, जो हमारा ओस है, ओस कुहरा जिसे हम कहते हैं, ये सबसे संघनन का सबसे अच्छा उदाहरण है। क्योंकि जाड़े में वायुमंडल का टेम्परेचर गिर जाता है, और जब गिर जाता है तो जो वायुमंडल में जल वाष्प है वह संघटित होना शुरू कर देते हैं। टेम्परेचर जब कम पड़ता है तो क्या करते हैं कि अपने अवस्था को परिवर्तित करना चाहते हैं। और यहाँ आपको हम बताए भी हैं कि गैस को जब ठंडा करेंगे तो द्रव में परिवर्तित होगा। इसी प्रकार वायुमंडल में टेम्परेचर जब गिरता है तो जल वाष्प संघनित होके वह द्रव में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है, और ओस की बूंदें हमें दिखाई देने लगती है। और वही जब सूर्य की ऊष्मा आती है तो ओस की बूंदें फिर दूर दूर तक चली जाती हैं, ऊष्मा पाकर वह वाष्पीकरण उसका हो जाता है, वह दिखाई नहीं देता है। तो सबसे संघनन का सबसे अच्छा उदाहरण ओस की बूंदें हैं अथवा ओस हैं। तो किसी पदार्थ के वाष्प का द्रव में परिवर्तित हो जाना संघनन कहलाता है। चाहे यह परिभाषा दे लीजिए, चाहे हम यह परिभाषा दे सकते हैं कि जल वाष्प को द्रव में परिवर्तित होने की प्रक्रिया संघनन कहलाती है। ओके, जिसका उदाहरण है ओस की बूंदें। अब अगला पॉइंट है हमारा ऊर्ध्वपातन। ध्यान देंगे, पदार्थ को जब ठोस पदार्थ को हम गर्म करते हैं तो वह द्रव में परिवर्तित होता है, और जब द्रव को गर्म करते हैं तो वह गैस में परिवर्तित होता है। यानी ठोस को ऊष्मा देते हैं, हिट करते हैं तो वह द्रव में परिवर्तित होता है, और द्रव को हिट करते हैं तो गैस में परिवर्तित होता है। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे हमारे दैनिक जीवन में मिलते हैं जो रहते तो ठोस हैं, लेकिन जब हम उसको ऊष्मा देते हैं तो वह सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे आप कपूर को आप जलाते हैं, और कपूर देखे भी हैं, हम लोग उपयोग भी करते हैं मंदिरों में जाने के लिए, घरों पर पूजा करने के लिए, इत्यादि करने के लिए हम लोग कपूर का उपयोग तो करते हैं। लेकिन जब कपूर को हम गर्म करते हैं तो इसे ठोस है तो द्रव में परिवर्तित होना चाहिए, लेकिन वह द्रव में परिवर्तित न होकर सीधे गैस में परिवर्तित होता है। क्या आप कभी इस पर विचार किए हैं? जबकि आपको ये बताया जाता है कि कोई भी पदार्थ को जब हम गर्म करते हैं तो ठोस से द्रव में और द्रव से गैस में बदल जाता है। लेकिन कपूर को हम देखते हैं, अगर कपूर को हम गर्म करते हैं तो वह सीधे ठोस से गैस में बदल जाता है। तो आप देखते हैं होता है ना, इस तरह का प्रक्रिया होता है, आप जानते भी हैं। तो ऊर्ध्वपातन की परिभाषा हम कैसे देंगे? जब किसी पदार्थ को गर्म करने पर वह सीधे ठोस से गैस में बदल जाता है। जब किसी पदार्थ को गर्म करने पर वह सीधे ठोस से गैस में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यानी किसी पदार्थ को, इसके अलावा और भी पदार्थ हैं, अमोनियम क्लोराइड है, आयोडीन है, नौसादर है, इत्यादि है। तो हम यह कह लें कि वायुमंडलीय दाब को समान रख दिया है। सामान्य वायुमंडलीय दाब पर अगर किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वह सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं, और उस पदार्थ को ऊर्ध्वपातज कहते हैं। जैसे कपूर, नौसादर, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, ये सब ऊर्ध्वपातज पदार्थ हैं, और उनमें होने वाली यह क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। यानी वे पदार्थ
सामान्य वायुमंडलीय दाब पर वे पदार्थ जिसको गर्म करने पर ठोस से सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं उसे हम उस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं और उस पदार्थ को ऊर्ध्वपातज कहते हैं। ओके, कभी कभी परीक्षा में आ जाता है कि किसी दो ऊर्ध्वपातज पदार्थ का नाम लिखो, तो लड़का समझ नहीं पाता है, आप समझ नहीं पाते हैं, तो कम से कम 2-3 ऊर्ध्वपातज पदार्थ का नाम आप जान लीजिए। आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, नौसादर, कपूर, ये सब ऊर्ध्वपातज पदार्थ हैं। ओके, अब इसके बाद आते हैं हम निक्षेपण। तो ऊर्ध्वपातन का उल्टा निक्षेपण होता है। अब देखिए, अभी हम गैस को जब ठंडा किए हैं तो द्रव में परिवर्तित हो जाता है, और द्रव को ठंडा किए हैं तो ठोस में परिवर्तित हो जाता है। जैसे हम जल वाष्प को ठंडा करते हैं तो पानी की बूंदों में परिवर्तित हो जाएगा, और पानी को जब फ्रीजिंग करेंगे तो बर्फ में परिवर्तित हो जाएगा, ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। क्योंकि बार बार जल का नाम इसलिए लिया जा रहा है कि जल ही एक ऐसा पदार्थ है जो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। बर्फ के रूप में ठोस में, जल वाष्प के रूप में गैस में, और लिक्विड के रूप में तो हम लोग क्या करते हैं, उसका उपयोग करते ही रहते हैं। तो जल एक ऐसा पदार्थ है जो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो ऊर्ध्वपातन का उल्टा है निक्षेपण। अब सामान्य वायुमंडलीय दाब पर ध्यान देंगे आप। सामान्य वायुमंडलीय दाब पर अगर किसी पदार्थ को ठंडा किया जाता है तो वह गैस से सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाता है। ध्यान देंगे, सामान्य वायुमंडलीय दाब पर यदि किसी पदार्थ को ठंडा किया जाता है तो वह गैस से सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं निक्षेपण। क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम कहते हैं निक्षेपण। फिर एक बार जान लीजिए, ऊर्ध्वपातन की विपरीत क्रिया निक्षेपण है, और इस प्रक्रिया में कोई गैस बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाता है। वह द्रव में नहीं परिवर्तित होता है, सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं निक्षेपण। एक बार और परिभाषा सुन लीजिए कि सामान्य वायुमंडलीय दाब पर यदि किसी गैस को ठंडा करने पर वह सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाता है, द्रव में परिवर्तित हुए बिना, तो इस प्रक्रिया को हम निक्षेपण कहते हैं। ओके, अब इसके बाद आपका आता है वाष्पीकरण। यहाँ पर ध्यान देंगे, निक्षेपण के बाद है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या है? वाष्पीकरण किसी भी टेम्परेचर पर होता है, इसके लिए कोई भी ताप होगा वाष्पीकरण की प्रक्रिया होगी। फ़र्क इतना ही है कि अगर टेम्परेचर अधिक है तो वाष्पीकरण तेज़ी से, अगर टेम्परेचर कम है तो वाष्पीकरण बहुत धीमी गति से होगी, लेकिन वाष्पीकरण की प्रक्रिया होनी है। और वाष्पीकरण की प्रक्रिया में ये होता है कि जब कोई द्रव के अणु ऊपरी सतह से उस पृष्ठ को छोड़ के वाष्प में बदलना शुरू हो जाते हैं। जब किसी द्रव के अणु, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, जल है, या कोई भी द्रव है, उसके ऊपरी पृष्ठ से द्रव के अणु मुक्त होकर वायुमंडल में चले जाते हैं, वाष्प में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे पेट्रोल को हम खुला छोड़ दें, तो जब पेट्रोल को हम खुला छोड़ देंगे तो वो जल्दी से उड़ जाएगा। कारण है कि इसमें वाष्पीकरण तेज़ी से होता है। नेफ्थिलीन, स्पिरिट, इनको छोड़ दें तो तेज़ी से उड़ने लगेगा, क्योंकि इसमें वाष्पीकरण तेज़ी से होता है। और अगर जल है, छोड़ देंगे उसको, तो उसमें भी वाष्पीकरण होगा, लेकिन बड़ी धीमी गति से होगा। कभी कभी हम देखते हैं कि हम अपने घरों में कटोरी में जल रख देते हैं, और 3-4 दिन के बाद देखते हैं तो उसमें जल का कुछ हिस्सा गायब रहता है, या अगर थोड़ा है तो जल समाप्त हो जाता है। यह प्रक्रिया हुई क्या है? धीरे धीरे जल का वाष्पीकरण हो गया, उसमें गतिज ऊर्जा, उसमें थोड़ा सा ऊष्मा उसको मिला, अणुओं के बीच गतिज ऊर्जा मिली, और अणु सतह छोड़ के भागना शुरू हो गए और वह वायुमंडल में चले गए। इस प्रक्रिया को कहते हैं हम वाष्पीकरण।
अब आते हैं द्रवणांक। द्रवणांक यानी सामान्य वायुमंडलीय दाब पर यदि कोई गैस जिस ताप पर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, सामान्य वायुमंडलीय दाब पर यदि कोई पदार्थ यानी यदि कोई गैस भी एक प्रकार का पदार्थ ही है, जानते ही हैं पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो सामान्य वायुमंडलीय दाब पर यदि कोई गैस या कोई वाष्प द्रव में परिवर्तित हो जाता है, जिस ताप पर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, फिर एक बार हम सुनेंगे, सामान्य वायुमंडलीय दाब पर यदि कोई द्रव जिस ताप पर गैस में परिवर्तित हो जाता है, उस ताप को हम उस द्रव का द्रवणांक कहते हैं। ठीक है, तो उस ताप को, उस द्रव का हम द्रवणांक कहते हैं। मान लीजिए जल वाष्प है, कोई पानी की बूंदें, ओस की बूंदें हैं या जल वाष्प है, ऐसे देख लीजिए जल वाष्प है और वह 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर H2O पानी में बदल गया, तो उसका द्रवणांक जो है वह 4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अब आते हैं गुप्त ऊष्मा। ये गुप्त ऊष्मा क्या है? सभी वस्तुओं के अंदर ऊष्मा गुप्त रूप से निहित रहती है। अब वह चाहे जिस रूप में निहित हो, हम जैसे बर्फ़ हाथ में लेते हैं तो बर्फ़ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब बर्फ़ जब पिघल जाता है तो उसका भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कारण यह है कि उसमें से गुप्त ऊष्मा निकल जाती है। तो गुप्त ऊष्मा की परिभाषा हम ऐसे देंगे, वह ऊष्मीय ऊर्जा जिसकी आपूर्ति किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था को परिवर्तित कर देता है, गुप्त ऊष्मा कहलाती है। यानी वह ऊष्मीय ऊर्जा जिसकी आपूर्ति किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था को परिवर्तित कर देता है, उस ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम बर्फ़ लिए रहते हैं, बर्फ़ हमारे पास है, इसका ताप है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बर्फ़ का ताप। और जब बर्फ़ वायुमंडल में आता है तो पिघल के बन जाता है, पानी बन जाता है। अवस्था इसका परिवर्तन हो गया, भौतिक अवस्था ठोस की थी, अब इसकी भौतिक अवस्था पानी की हो गई। लेकिन इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, उस पानी का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। तो इस प्रकार अब कारण क्या है? बर्फ़ की जो गुप्त ऊष्मा है वह निकल गई और बर्फ़ पानी में बदल गया। तो गुप्त ऊष्मा की परिभाषा हम कैसे देंगे कि वह ऊष्मीय ऊर्जा जिसकी आपूर्ति यानी जिसके कारण पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है अथवा पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, उस ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, हर एक वस्तु का अपना अपना गुप्त ऊष्मा अलग अलग होता है। लोहे की गुप्त ऊष्मा कुछ अधिक होती है, कुछ और होती है। बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा कुछ और होती है। कोई पदार्थ हम छूते हैं तो गर्म लगता है, कोई पदार्थ छूते हैं तो ठंडा लगता है। यह गुप्त ऊष्मा के कारण ही है, उसमें गुप्त ऊष्मा हुआ है। गुप्त ऊष्मा के कारण उसकी अवस्था को वह क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है। और वह अब जैसे मान लीजिए हम मोम को पिघला रहे हैं, हल्का सा टेम्परेचर दे रहे हैं, तो मोम पहले से जितना ठंडा था अब भी ठंडा है, लेकिन जो हम ऊष्मा दिए वो गया कहाँ? तो वह ऊष्मा वह गुप्त ऊष्मा के रूप में है। वह गुप्त ऊष्मा उसकी समाप्त हो गई और पिघल गया, पहले जैसा था वैसा है। तो इस प्रकार आपको तमाम सारे परिभाषाएं बता दिए गए हैं और लास्ट में आपको ये भी मतलब बता दिया जा रहा है कि कोई पदार्थ को जब हम टेम्परेचर देते हैं तो ठोस से द्रव और द्रव से गैस में बदल जाता है, और गैस को ठंडा करते हैं तो द्रव में बदल जाता है, द्रव को ठंडा करते हैं तो ठोस में बदल जाता है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ पदार्थ ऐसा बताया गया है कि जो सीधे ठोस से गैस में बदल गए और गैस से ठोस में बदल गए, उसमें द्रव नहीं आया, द्रव में वे नहीं बदले, और आपको उन पर सब परिभाषाएं बता दी गई। तो इस प्रकार आप इस वीडियो को समझें। और आपको ये भी बता दिया गया है कि जल H2O एक ऐसा पदार्थ है यह कि अगर ठोस है तो इसको गर्म करेंगे,
गर्म करेंगे तो जल में बदल जाएगा, और जल को गर्म करेंगे तो वाष्प में बदल जाएगा। ये गर्म है, गर्म कर रहे हैं। और ये जल आपका है ना, यहाँ पर जल H2O जल का सूत्र है, तो ये बर्फ़ मान लीजिए। बर्फ़ को जब हम गर्म करेंगे तो जल में यानी द्रव में बदल जाएगा, और द्रव को गर्म करेंगे तो जलवाष्प में बदल जाएगा। और जलवाष्प को ठंडा हम करेंगे, कोल्ड करेंगे तो जल में बदल जाएगा, और जल को ठंडा कर देंगे तो यह बर्फ़ में बदल जाएगा। ठीक है, तो जल एक ऐसा पदार्थ है जो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो इस प्रकार इस वीडियो को समझें और इन छोटे छोटे परिभाषाओं को याद करें, क्योंकि यह आपके जानकारी के दृष्टि से, परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो या न हो, लेकिन जानकारी के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ाते समय सर जी कह देते हैं कि निक्षेपण की क्रिया द्वारा हम कपूर को इकट्ठा कर लेते हैं, चाहे इस क्रिया द्वारा हम पानी के वाष्प को द्रव में परिवर्तित कर लेते हैं। तो इस तमाम सारे जो ये शब्द हैं, इनकी परिभाषा आप नहीं जानते हैं और चुपचाप सुनते रहते हैं, जिसका नतीजा यह है कि सर जी पढ़ा के निकल जाते हैं और आपके पल्ले नहीं पड़ता है। तो आप क्या करें, इसको समझें, सुनें और इसके परिभाषाओं को याद करें। अंत में हम आपसे ये कहेंगे कि अगर इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई गलती हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, ताकि आने वाले समय में वो गलतियों को दूर किया जा सके। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक करें या न करें, लेकिन गलतियों पर कमेंट करना न भूलें। ठीक ना, आप वीडियो को लाइक करें या न करें आपके मर्ज़ी के ऊपर है, लेकिन इस वीडियो पर कमेंट करना मतलब इनके गलतियों पर कमेंट करना न भूलें, ताकि अगले वीडियो में गलतियों को सुधारा जा सके। और यदि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को एक बार पुनः सब्सक्राइब कर लें, और बगल में एक घंटी का निशान है, उस घंटी के निशान को आप दबा दें, ताकि हमारा जितना वीडियो बने सबका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपको जानकारी मिलती रहे। इस प्रकार थैंक यू।